नमस्कार सभी को, सभी हमारे प्रेस के साथियों को, हमारे आदरणीय रफीक भाई साहब, हमारे सभी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण। और मैं आज सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जो हमारी मार्च जयपुर की से चूरू से लेकर जयपुर तक की किसान एकता मार्च जो 17 तारीख को कल थी, उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है और काफ़ी लोगों ने सहयोग साथ दिया है। मैं मेरे उन सभी किसान साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने पूरे चूरू जिले के अलग अलग गाँव से, अलग अलग कोनों से, रतनगढ़ से लेकर सुजानगढ़ तक, सरदार शहर, तारानगर, राजगढ़, चूरू, बहुत से सभी किसान ट्रैक्टरों के मार्फत चूरू की तरफ बढ़े और जिला प्रशासन ने उनको अलग अलग जगह रोका। काफ़ी हमारे किसान साथियों को परेशानियां भी आई, काफ़ी हमारे किसान साथियों को अरेस्ट भी किया गया। मैं उन सभी किसान साथियों से क्षमा भी चाहूँगा और धन्यवाद भी दूंगा कि आप लोगों ने जिस आपके सहयोग से और आप जहाँ पर भी थे वो ताकत मुझे और हमारे हमारे सभी नेतृत्व को इस पूरी मार्च को, इस पूरी एकता की जो मार्च अपन निकालना चाहते हैं उसको बहुत ताकत मिली है। मैं तहे दिल से तो शुरुआत में आप सभी का धन्यवाद देता हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा रफीक भाई साहब का भी बहुत बहुत, जिन्होंने पूरे चूरू के अंदर इस यात्रा को मैनेज करने में पूरी हेल्प करी है और पूरी व्यवस्था बनाई। हमारे सभी विधायकगणों का, आदरणीय बुढ़ानिया जी का, कृष्णा जी का, पूसाराम गोदारा जी का, मनोज मेघवाल जी का, हमारे कॉमरेड साथी हैं निर्मल जी, हमारे विधायक बलवान जी, अमित चाचान जी, अनिल शर्मा जी के परिवार में एक प्रोग्राम था तो पहुंच नहीं पाए पर उनके भाई साहब आए थे, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। पूसाराम जी, सभी का धन्यवाद दूंगा और सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं मेरी माँ को देना चाहूँ, कमला जी को, जिन्होंने राजगढ़ में अच्छी मेहनत करी। और मेरे पिता श्री राम सिंह जी के नेतृत्व में सभी लोग, हमने एक बड़ी मात्रा में जिस कॉज के लिए हम चले थे, जिस मुद्दे को लेकर हम चले थे, उस मुद्दे को इस प्रोग्राम को कामयाब करने में सबने अपना सहयोग दिया है। धन्यवाद सभी मीडिया को देना चाहूँगा कि सभी मीडिया के साथियों ने अच्छी कवरेज दी और जिस एक बहुत बड़ा किसानों का एक बर्निंग इशू था, काफ़ी इशू एक आम आदमी से भी जुड़े हुए थे, जल जीवन मिशन जैसे मुद्दे लेके हम चले थे। चूरू शहर के अंदर बनने वाला आरओबी, उसकी भी बहुत बड़ी एक डिमांड और एक समस्या थी जिसको लेकर हमने अपनी आवाज़ को हमारे ज्ञापन के अंदर शामिल किया हुआ था। उस मुद्दे को भी लेकर सबने अपना प्रेजेंस दी है। मैं मेरे सभी मजबूत कार्यकर्ताओं का, पार्टी के सभी पदाधिकारियों का धन्यवाद देता हूं जो पूरे दिन एक्टिवली पार्टिसिपेट करे और हम काफ़ी लोग शाम के समय जयपुर भी गए और जयपुर सरकार से मुलाकात हुई। मीटिंग हमारी रात को 12 बजे तक चली, हम सब सुबह 3, साढ़े 3, 4 बजे घर पहुंचे हैं। तो एक बार तो मैं सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा। और ये चूरू लोकसभा की किसानों की एक बहुत प्रमुख मांगों को लेकर जो काफ़ी दिनों से पेंडिंग थी, उसी को लेकर ये हमारी यात्रा निकलनी थी। इसी को लेकर हमने यात्रा की प्लानिंग करी थी। सरकार से हम बहुत बार बातें कर चुके थे अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर, पर कोई पॉजिटिव रिजल्ट आ नहीं रहा था। इसलिए सरकार को जगाने के लिए किसान अपने ही वाहन के अंदर, जो ट्रैक्टर हम मानते हैं, उस रैली का आयोजन किया गया था ताकि किसान जागे। पर किसान रतनपुरा तक पहुंचते पहुंचते जग गई। हमने बहुत कोशिश की थी प्रशासन को समझाने की हमें चूरू तक आने दिया जाए, पर मैं नहीं आने दिया। पर मैं फिर भी प्रशासन का भी सहयोग के लिए उनको भी धन्यवाद दूंगा। जिला कलेक्टर महोदय ने भी अपना सही फर्ज निभाया है और जो हमारी समस्याओं को जेन्यून मानते हुए स्टेट गवर्नमेंट से भी आगे बात करी। जैसा पता ही है कि प्रमुख मांगे हमारी 2021 खरीफ को लेकर थी, जिसमें 1 सितंबर 2025 को राजस्थान की सरकार ने एग्रीकल्चर कमिश्नर ने हमारा 500 करोड़ रुपया क्लेम खारिज कर दिया था। वही हमारी सबसे बड़ी प्रमुख मांग थी और उस प्रमुख मांग को लेकर हमने इसकी पूरा योजना प्लानिंग बनाई। शाम के समय हमारी मंत्री महोदय से दिल्ली राजस्थान के अंदर मुलाकात की तय हुई और उसी आश्वासन पे हमने वहाँ से अपना धरना स्थल छोड़ा और सभी विधायकगण और एक सांसद के रूप में मैं और 21 सदस्य किसान की समिति जयपुर गई। मंत्री महोदय किरोड़ीलाल जी का और गहलोत साहब का हम धन्यवाद देते हैं कि दोनों मंत्रियों ने और एग्रीकल्चर के सभी सीनियर ऑफिसर्स, जल जीवन मिशन के सीनियर ऑफिसर्स और पोर्टल जो एमएसपी परचेज करते हैं राजफेड के अधिकारी, सभी अधिकारियों के साथ में एक हमारी डिटेल चर्चा हुई और उस डिटेल चर्चा के अंदर जो खरीफ 2021 का 1 तारीख को जो स्टैक का फैसला लिया गया है, उस फैसले के ऊपर मंत्री महोदय ने बिल्कुल बात मानी। हमने एक एक तथ्य सामने रखा कि कैसे बीमा कंपनी ने 1 पन्ने की शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत दर्ज करने को सरकार ने इसको स्टैक जो कमेटी उसने एक्सेप्ट कर लिया था, उसको अब वो गलत तरीका है।
चूरू के लिए अलग पैमाना है, हनुमानगढ़ 9 और बाकी 12 डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग पैमाना एग्रीकल्चर कमिश्नर ने यूज़ किया है। उसी पैमाने को आधार मानते हुए जो सेक्रेटरी हमारे एग्रीकल्चर के हैं उन्होंने ये पूरा हमारे सभी किसान साथियों को, सभी जनप्रतिनिधियों को ये कल हमारी वार्ता में ये फैसला हुआ है कि 2021 के खरीफ की स्टैक दोबारा बिठाई जाएगी और केस बाय केस को डिटेल में जो, क्योंकि हमारे 637 पटवार मंडलों का मुद्दा है, 258 को पहले स्वीकृति मिल गई थी, अब दोबारा से 637 के ऊपर एक एक करके केस बाय केस को स्टडी किया जाएगा, डिटेल एक कमेटी बनाई जाएगी। हमने हालांकि इसमें गाइडलाइंस में नहीं है, फिर भी हमने मांग ये करी कि किसान और किसान की भी आवाज़ इस समिति में, इस स्पेशल केस में छूट मिले, वो भी अपनी बात रख सके, ताकि अधिकारियों की कोई बात छूटती हो तो हमारे किसान के संगठन के साथी उसमें बात बोल सकें। तो ये हमारी सबसे बड़ी जीत हुई है। जिस चीज़ को लेकर हम चले थे, जिस मुद्दे को लेकर हमने बात उठाई थी, जिस मुद्दे को लेकर हम यात्रा निकाल रहे थे, उस यात्रा के ऊपर राजस्थान की सरकार ने, किरोड़ीलाल मीणा जी का धन्यवाद हम सब ने कल भी दिया है और हम आज फिर देना चाहेंगे। रफीक भाई साहब भी हमारे साथ हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने बात सुनी और सही मायने में जनता के दर्द को समझने वाला नेतृत्व जो बैठता है तो प्रॉब्लम्स को ज़्यादा समस्या नहीं आती सॉल्व करने में। ये कल बात महसूस भी हुई। उन्होंने डिटेल 2-2.5 घंटा बात सुनकर सेक्रेटरी महोदय ने 2021 खरीफ का हमारा जो क्लेम है उसके लिए स्टैक दोबारा खोल दी है। तो चूरू लोकसभा क्षेत्र, चूरू जिले का किसानों का ये बहुत बड़ा रास्ता, एक बार 500 करोड़ के क्लेम की उम्मीद फिर जग गई है। अब इसमें हम जिला कलेक्टर के साथ लगकर सभी अधिकारियों को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही और हमारे किसान संगठनों को साथ लगा के हम एक एक केस बाय केस मजबूत हमारा केस प्रेजेंट करेंगे ताकि किसानों को उसका मुआवजा मिल सके। दूसरी हमारी सबसे बड़ी डिमांड ये थी कि खरीफ 22 का मुद्दा पेंडिंग पड़ा हुआ है, खरीफ 23 का पड़ा हुआ है, 24-25 रबी का मुद्दा पेंडिंग पड़ा था। ये मुद्दे जो पेंडेंसी में आ जाते हैं, जो बार बार 4-4 साल लग जाते हैं, उसके लिए भी कल एक बहुत ऐतिहासिक जजमेंट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने, किरोड़ीलाल मीणा जी ने और एग्रीकल्चर जो कृषि विभाग है उसने लिया है कि आने वाले समय में 4 महीने के अंदर अंदर कोई भी बीमा क्लेम किसी भी एक पर्टिकुलर सीजन का होगा उसको सल्टा लिया जाएगा, उसको फ्री कर दिया जाएगा, उसको 3-3, 4-4 साल चलाने का सिस्टम बंद करेंगे। और जल्द ही खरीफ की तो उन्होंने तारीख निकाल भी दी है कि 25/11 को खरीफ 2022 के जितने मुद्दे पेंडिंग हैं उनकी मीटिंग कर ली जाएगी। खरीफ 23 में स्टैक एक नई बिठानी है, वो भी जल्द बिठा देंगे और आने वाले समय में 4 महीने के अंदर अंदर आप अपना ये काम पूरा कर लेंगे ताकि बार बार किसान को 3-3, 4-4 साल तक उसमें इंतजार ना करना पड़े। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण हमारा मुद्दा ये भी रहा हमेशा कि 2017 से लेकर 20 में पोर्टल के ऊपर एंट्रियां गलत करी गई और एंट्री बैंक के द्वारा गलत करी गई और उस एंट्री गलत करने के चक्कर में पूरे किसानों के मुआवजा क्लेम नहीं मिल पाया। कैसे नहीं मिल पाया? मेरा गांव मान लो मेरा गांव को एक एक्स है और मेरे गांव को एंट्री कर दी वाई गांव की, पर एक्स में तो क्लेम मिला पर कंप्यूटर का पोर्टल बोलता है कि मेरा गांव तो वाई है, तो मुझे फिर क्लेम मिला ही नहीं। तो ऐसे केस में पूरे राजस्थान के अंदर 1 लाख किसान है और चूरू जिले अकेले के 78,000 किसान है। हमने वो मेहनत 2022-23 में कर ली थी, पूरा डेटा इकट्ठा करके पेन ड्राइव में डाल के हमने भारत सरकार को दिया हुआ भी है। उसके लिए भी मंत्री महोदय ने गाइड कल आदेश निकलवा देंगे, कह दिए उन्होंने कि जिला कलेक्टर केस बाय केस बीमा कंपनी के अधिकारियों को, बैंक के अधिकारियों को बिठा के उनका भी निपटारा करेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे 78,000 किसान जिनका क्लेम 4 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है उनको भी क्लेम मिलने का काम हो जाएगा। MSP के ऊपर भी हमने बात करी है। ये खरीफ का रबी का कौन सा है? ये सारे ही है, ये 17 से लेकर 20 तक के हैं। जितने भी क्लेम जो पोर्टल पे जिनकी एंट्रियां बैंक के द्वारा गलत कर दी गई, वो किसान है, उन किसानों के बारे में। MSP के ऊपर हमने बात ये करी है। MSP हमारी 2 महत्वपूर्ण डिमांड थी। एक तो पोर्टल दोबारा खोला जाए, उसके लिए सरकार ने हाँ भर दी है। तो चूरू जिले में मूंग की और मूंग और मूंगफली की पोर्टल अभी काफी किसान वंचित रह गए हैं, तो उसके लिए दोबारा पोर्टल खोली जाएगी। दूसरा जांच की जाएगी कि कैसे गिरदावरी की रिपोर्ट में गलत फसलें दिखाई गई हैं। किसी ने मूंग बो रखा है, दिखा दिया गुआर उसकी भी जांच की जाएगी। और तीसरा हमने ये कहा है कि जब MSP की खरीद चालू होती है तो भ्रष्टाचार का आलम गजब हो जाता है। 25-25 हजार देने पड़ते हैं कि पिकअप वाले को जो मूंगफली लेके आता है। और उसके अंदर हमने कहा है जो FPOs हैं
जो फार्मर प्रोड्यूसर संस्थाएं भारत सरकार की बनाई गई हैं, जो हर डिस्ट्रिक्ट में एक ब्लॉक में एक है, तो चूरू जिले में भी 8 है वो, उन 8 ब्लॉक वालों को भी परमिशन दी जाए परचेजिंग करने की, ताकि भ्रष्टाचार का कंपटीशन होगा तो भ्रष्टाचार नहीं होगा। अभी एक ही आदमी को बार बार देते हैं तो उसमें बहुत चोरियां और बहुत करप्शन होता है, तो उसको भी हमने सुनिश्चित करवा दिया है। यूरिया और डीएपी की डिमांड जो हमारी है, उसके लिए हमारे जिले में हमने पिछले साल सादुलपुर में डीएपी यूरिया का रैक पॉइंट सादुलपुर में खुलवा लिया था। पहले हमारा सारा मटेरियल लालगढ़ से आया करता था, पर हमने चूरू के सादुलपुर में खुलवा लिया, उससे काफ़ी कुछ राहत तो मिली है। पर हमारा जो नागौर का है, नागौर के पास में सुजानगढ़, बीदासर, रतनगढ़ का एरिया है, पूसाराम जी गोदारा साहब की इसकी ये खुद की पर्सनल भी बात थी, और मनोज मेघवाल जी ने भी मजबूती से इस बात को कहा है, और इंद्राज जी ने भी कही है। तो तीनों ने कहने के बाद में मंत्री महोदय ने इन तीनों तहसील के लिए नागौर के मेड़ता शायद रैक पॉइंट की मंजूरी दिला रहे हैं कि वहां से मटेरियल सप्लाई होगा, तो दूरी कम होने से माल जल्दी मिल सकेगा। ये हमारी यूरिया डीएपी की है। और टैगिंग का मुद्दा है कि नैनो डीएपी, नैनो यूरिया ये कंपनियां पुश करती हैं किसान को कि आप खरीदिए, तो उसके ऊपर भी मंत्री महोदय ने कहा है कि उनको भी कई दिक्कतें आ रही हैं कंपनी को हैंडल करने में। इसका मुद्दा हम पार्लियामेंट में भी उठाएंगे, ये हमारा बड़ा मुद्दा था। जल जीवन मिशन में राजगढ़, सुजानगढ़, रतनगढ़, चूरू और सरदार सर के 60 गांवों का काम 2021 में चालू हुआ था। इसमें 70 करोड़ रुपए की कमी रहने के कारण आज तक टंकियां जुड़ नहीं पाई हैं। उसके भी अधिकारी महोदय आए हुए थे पीएचडी के, उन्होंने कहा है कि विद इन अ वीक और 10 डेज में हम ये पैसा सैंक्शन कर देंगे। तो सैंक्शन करने से ये हमारी 40 टंकियां जुड़ जाएंगी, तो गाँव में पानी पहुंच जाएगा। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये भी थी कि पोर्टल पे एंट्रियां गलत कर दी गई, दिखा दिया गया कि 86% गांव में पीने का पानी घरों में पहुंच चुका है, हकीकत में पानी पहुंचा नहीं। तो उसके लिए भी मंत्री महोदय ने जांच करने की बात कही है। एक हमारा आरडीएसएस का मुद्दा था, जिसमें हम एग्रीकल्चर का और घरेलू के जो फीडर है उनको अलग अलग करने का काम कर रहे हैं। वो टेंडर निकले हुए बहुत दिन हो गए हैं, उस टेंडर को भी जल्द से काम चालू करने का हमने डिमांड करी थी, तो मंत्री महोदय ने उसको अधिकारियों ने बात करी है। और दूसरा, हमारे जिले में आरडीएसएस से हम भारत सरकार से 48,000 ढानियों का नए कनेक्शन का प्रस्ताव पास करा के ला चुके हैं, जो 350 करोड़ रुपए का टेंडर है, जिसका टेंडर अवार्ड भी अक्टूबर के महीने में हो गया। वो काम चालू जल्दी हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्टर सर्वे कर रहा है। पर साथ साथ में क्या है कि ये जो डेटा हमारे पास में ये था, ये 2 साल पुराना डेटा है, तो काफी किसान और भी अब ढानियों में कनेक्शन करना चाहते हैं। उसके लिए भी हमें सरकार से ये बात करी है, सरकार ने विश्वास दिलाया कि दोबारा से कोई व्यवस्था की जाएगी कि नए कनेक्शन जोन लेना चाहता है उसका हम डेटा कलेक्ट करके उनको भी बिजली देने का काम करें। हमारा नौहर फीडर का बहुत बड़ा मुद्दा है। नौहर के अंदर नौहर फीडर आती है हरियाणा से, उसके साथ में बरवाली फीडर भी चलती है, दोनों नहरें साथ चलती हैं। नहरों में चोरी बहुत होती है। हमने 2 साल पहले 124 करोड़ रुपए की डीपीआर सैंक्शन करवाई थी, जिस डीपीआर का काम आज तक पूरा नहीं हुआ। अब उसके लिए मंत्री महोदय कल भी कहा है कि उन्होंने अधिकारियों से बात भी करी है, वो डीपीआर का काम पूरा हो जाए तो बरवाली फीडर को अलग कर देंगे और नौहर फीडर अकेले सिर्फ राजस्थान के लिए रह जाएगी, जो नौहर के क्षेत्र में काफी बड़ा लाभ देगी। तो 124 करोड़ के पैसा सैंक्शन भी पड़ा हुआ है, पर डीपीआर बनने में देरी हो रही थी। झींगा मछली पालन के लिए बहुत पॉजिटिवली सेक्रेटरी महोदय ने भी इंटरवीन किया है, क्योंकि झींगा को भी हम कृषि की किस्म मानते हैं, पर राजस्थान सरकार के अंदर कहीं ना कहीं इसके ऊपर एक काफी अलग अलग विचार थे। और हमारी झींगा मछली पालन के उद्योग को आगे बढ़ावा देने के लिए हमें बिजली की दरों में कमी चाहिए। हमारा और हरियाणा का 8 से 9 रुपए प्रति यूनिट का फर्क है। तो मंत्री महोदय ने इसके लिए हमसे प्रस्ताव मांगा है, हम भी लिख के देंगे और भी सभी जनप्रतिनिधि लिख के देंगे। और राजस्थान सरकार आने वाले बजट के अंदर पूरा विश्वास दिला रही है कि हम इसको कृषि की एक्टिविटी मानते हुए इसकी दरों में कमी लाएंगे। तो चूरू जिले में 15,000 हेक्टेयर जमीन के ऊपर झींगा मछली पालन करने का बहुत बड़ा पोटेंशियल है। झींगा हिंदुस्तान से 70,000 करोड़ का एक्सपोर्ट होता है। हालांकि अभी अमेरिका ने काफी टैक्स लगा दिए, अब नया मार्केट ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी मिला है हिंदुस्तान को, तो इसको हम काफी प्रमोट करना चाहते हैं और मंत्री महोदय ने हमारी इस बात को भी माना है। चूरू एलिवेटेड रोड की हमारी डिमांड ये थी कि उस एलिवेटेड रोड के ऊपर जो अभी पुल बना है वो पुल नीचे उतरेगा। एक तो वो पैसा बचा हुआ है, एक 27 करोड़ रुपए रिपेयरिंग के दिए हुए थे, वो पैसा बचा हुआ था। और तीसरा पैसा राजस्थान सरकार को देना था। मुख्यमंत्री खुद की घोषणा है, हमने इस मुद्दे को डे 1 पे रेज किया था कि अगर 4 लेन 2 लेन उतार दोगे नीचे फिर ऊपर चढ़ा दोगे, इस तरह से पुल बनेगा तो चूरू तहसील और चूरू शहर के लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्याएं आएंगी। तो मंत्री महोदय अविनाश जी ने भी इस बात को रखा, मजबूती से माना है, काम रुकवा दिया गया है
और जल्द से जल्द इसका बजट सैंक्शन करके ये पूरे को एलिवेटेड रोड बनाने के लिए जो हम डिमांड करते हैं, ये सरकार का ये ही एक ऐसा मुद्दा था जिसमें हमें पैसों की रिक्वायरमेंट थी। सरकार ने इसके लिए दोनों मंत्रियों ने हाँ भरी है और वो इसके बारे में आगे बात काम इस पूरे आरोपी तो रुका है नहीं, सिर्फ हम जहाँ पे डाउन जाएंगे वहां पे लगेगा। कुछ हमने नीतिगत ऐसी समस्याएं जो नीतिगत हैं, जो कुछ भारत सरकार को भी करनी है और कुछ राज्य सरकार को भी करनी है। तो नीतिगत फैसले आने वाले जब भी सरकार मीटिंग करे, हमने वो डिमांड हमारे हिसाब से रखी है। जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर क्रॉप की जो आइडेंटिफिकेशन होती है कि भाई हम कहाँ क्रॉप कटिंग करेंगे, वो सैटेलाइट से करना शुरू कर दिया था गवर्नमेंट ने। तो उसको हमने बंद करवाया कि भाई सैटेलाइट से ना हो, ये डायरेक्ट अजमेर रेवेन्यू बोर्ड सैंपल दे तो ही किसान को फायदा है। क्योंकि 24 के अंदर अभी जो रबी का सीजन गया हमारा पिछले साल का, हमारा क्लेम मात्र 30-35 करोड़ पे ही आया है। और पहले के अगर आप टाइम देखोगे तो हमारा क्लेम 250-300 करोड़ पे आता था। तो उसमें बहुत बदमाशियां होती हैं। दूसरा, व्यक्तिगत नुकसान हो जाता है। मेरा किसान ने मेरी फसल काट ली, फसल काटने के बाद खेत में रखी भी है, अंदर तूफान आ गया, मेरी फसल खराब हो गई, तो 72 घंटे में शिकायत दर्ज कराना और फिर बीमा कंपनी को एक टाइम पीरियड में आके चेक करने का प्रावधान है। पर बीमा कंपनी इस बार 15-15, 20-20 दिन तक नहीं आई। 20-20 दिन आने किसान ने अपनी फसल उठा ली। उठाने से क्या हुआ कि किसान को नुकसान हुआ। हमने इस बार पाबंद कराया है सरकार को कि अगर बीमा कंपनी नहीं आएगी 10 दिन के अंदर अंदर, तो फिर किसान को उसका क्लेम पूरा मिलना चाहिए, जो भी उसकी व्यवस्था बने। 2 बातें कही हैं। तीसरी, हमने खाली एक बात पीएम धन धान्य योजना बनाई, उसके अंदर कई सारी गवर्नमेंट की स्कीमों को मिलाकर राजस्थान हिंदुस्तान के 100 जिले लिए हैं, जिसमें राजस्थान के 8 जिले हैं, हमारा जिला भी शामिल है। उसमें दाल जो हमारी थी, उन्होंने तूर, मसूर और उड़द, उन 3 दालों को लिया हुआ, जो हमारे यहाँ क्षेत्र में नहीं होती है, न नागौर में होती है, न बीकानेर में होती। तो हमने सरकार से कहा कि आप भारत सरकार को पत्र लिखिए और धन धान्य योजना के अंदर जो एडिबल ऑयल मिशन का प्रोग्राम चल रहा है और दालों का प्रोग्राम है, उसमें चूरू की मूंग, मोठ और चने को शामिल कराया जाए ताकि किसानों को उसका लाभ मिल सके। चौथी लास्ट बात, हमने जो नीतिगत फैसला मांगा है कि भावांतर स्कीम जो मध्य प्रदेश और हरियाणा में चल रही है, उस स्कीम के अंदर आप देखोगे कि ये हमारे पास पूरी लिस्ट भी हमने मंत्री महोदय को प्रोवाइड कराई है कि 2024-25 में मूंगफली का भाव एमएसपी थी 6783 रुपए और मार्केट भाव था 4600 रुपए। मार्केट भाव नहीं था, 4600 रुपए के अंदर गवर्नमेंट ने जब फसल कट के आई तो अपना पुराना माल ऑक्शन कर दिया 4600 रुपए के अंदर। तो गवर्नमेंट को तो घाटा हुआ, 8100 रुपए प्रति क्विंटल घाटा हुआ और किसान को मंडी में भाव मिला नहीं। तो इसके कारण क्या है, दोनों मार पड़ती है। गवर्नमेंट आज जो परचेसिंग कर रही है वो अगले सीजन से 2 महीने पहले बेच देती है, ऑक्शन कर देती है। ऑक्शन खरीदने जाते हैं मिल वाले, और मिल वाले जब खरीदते हैं तो किसान को फिर मार्केट में मंडी में भाव मिलता नहीं है। तो भावांतर स्कीम को ढंग से स्टडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया राजस्थान करे, भारत सरकार को भी भेजे और भारत सरकार को भेज के इसके अंदर नीतिगत फैसला लाए ताकि हमारे मूंगफली पैदा करने वाले किसानों को उसका लाभ मिल सके। ये हमारे प्रमुख मुद्दे थे और इसके ऊपर सरकार ने लगभग सभी मुद्दों पे माना है। वित्तीय सहायता के लिए हमने सिर्फ और सिर्फ चूरू एलिवेटेड रोड की बात करी, इसमें सरकार ने हाँ भरी है। किसानों को मैं कहना चाहता हूँ कि अपनी लड़ाई जो अपने लड़ी, जिस मुद्दे को अपन लेकर चले, उसमें अपने को बहुत मजबूती और बहुत पॉजिटिव कामयाबी मिली है। दोबारा से स्टैक खोलना बहुत बड़ा मैं इसको मानता हूँ कि ये अपना फायदा होगा इसमें। और 2021 के अंदर इस बार जिला कलेक्टर के साथ में हमने किसान के प्रतिनिधियों को शामिल करवाया है ताकि किसान की कहीं बात दबती हो तो वो हमें सही समय पर बता सकें और हम उस मुद्दे को फिर से उठा सकें और ये रिपोर्ट बना के जल्द से जल्द राजस्थान सरकार को भेजेंगे ताकि किसानों को 21 का बीमा मिल सके। मैंने अगर कोई बात कही हो तो कल तो सारे मैं अकेला गुमराह हुआ हूँ, तो इसका मतलब ये मान लीजिए कि पूरी सरकार ही कल गुमराह होगी फिर तो, क्योंकि कल तो पूरी सरकार रात को 12 बजे तक हमारे साथ बैठी हुई थी किसानों के साथ में, तो हम तो 21 के ऊपर चर्चा कर रहे थे। अगर हम गुमराह कर रहे हैं तो फिर सरकार चर्चा किस बात की कर रही थी? तो सरकार चर्चा कर रही थी, मुझे समझ नहीं पाया विधायक होते कहना क्या चाहते हैं कि मैं गुमराह हूँ कि पूरी सरकार ही गुमराह हो चुकी है। तो वो अपने मंत्री महोदय से और अपने अधिकारी से बात पूछ लेवे कि हम किस बात के लिए चर्चा करने गए थे और उन्होंने चर्चा करी किस बात की। उन्होंने तो पूरे इस एक्सरसाइज को ही क्वेश्चन मार्क लगा दिया है कि 2 मंत्री, सेक्रेटरी, सभी डिपार्टमेंट के अधिकारी बैठ के 3 घंटे रात को मीटिंग करते हों और एक उसी सरकार का एक एमएलए ये कह दे कि हम तो आप हमें भ्रमित कर रहे हो, गुमराह कर रहे हो। क्या बात बोल रहे हैं आप?